तो आज हम लोग इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन का रूल्स, बेसिक फार्मूला और उसका डिफिनेशन। तो अभी हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आप प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को कुछ और सवाल का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे इस टाइप का सवाल है, इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो, अब ये सवाल है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस टाइप का सवाल हम लोग को फिजिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये तो देखो, यहाँ पर इसका होता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर क्या है, तो टी में है हमको ये फंक्शन दिया हुआ, लेकिन यहाँ एक ओमेगा मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं तो सिर्फ एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो हम बोले थे इसमें कि इंटीग्रेशन अपना रूल्स में स्ट्रिक्ट रहता है, ये एक फॉर्म होना चाहिए, यहाँ भी एक्स तो यहाँ भी एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो इसमें अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करें तो ये यहाँ पर दिक्कत होगा, ये नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका, या तो तुम सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर ये ओमेगा से डिवाइड कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे, पहले एक बार सीख लो। तो देखो, ये हमको डिफरेंस दिख रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसको यहाँ से हटा दो। ऐसे मान लेंगे कि लेट ओमेगा टी इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर ओमेगा टी के जगह पर जेड लिख देंगे, लेकिन अब बचा डी टी। डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो डी टी के जगह पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डी टी को लाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं जेड को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ओमेगा टी बाई डी टी इक्वल टू डी जेड बाई डी टी, ये होगा। ओमेगा कांस्टेंट बाहर, डी टी बाई डी टी इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। डी टी यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी जेड इक्वल टू डी जेड बाई ओमेगा इक्वल टू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी टी को यहाँ ओमेगा को यहाँ। तो अब देखो, डी टी के जगह पर क्या लिख देंगे, तो डी जेड बाई ओमेगा। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन जेड और डी टी के जगह पर डी जेड बाई ओमेगा। तो ये ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड इंटू डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो अब ये डायरेक्ट फार्मूला में आ गया। अब लिख सकते हैं कि इसका आंसर माइनस 1 बाई ओमेगा कॉस जेड प्लस सी। अब इसको लास्ट में जेड को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे, ओमेगा टी से। तो माइनस 1 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी, ये है। तो अब सुनो, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो क्या है, कि जब भी तुमको साइन में, कॉस में या कोई भी फंक्शन में बेसिक फार्मूला के साथ कोई बदलाव दिखे कि x के साथ जो मल्टीप्लाइड है तो उसको डिवीजन में डालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर साइन ओमेगा टी डी टी है, अगर यहीं पे अगर आता साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, क्या होगा, तो देखो x का क्या है कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट a, b हमारा 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो तुमको सिंपली क्या करना है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए कर देना है, यही चीज़ है। अगर कॉस में ही रहे इस टाइप से कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। मतलब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ,
वो कांस्टेंट को डिवीजन में ला देना है। तो इसी तरीके से यहाँ भी तुम ओमेगा को ला सकते हो। तो इसको करने का अगर डिटेल में देखोगे तो इस स्टेप से हम लोग करते हैं, ठीक है। और नहीं तो सीधा सीधी इसको ला दो नीचे, एक्स का जो कोएफिशिएंट रहेगा इससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ज़्यादातर जो हम लोग को सवाल इसमें आता है, यूज होता है इंटीग्रेशन का, वो डिफिनिट ज़्यादातर यूज होता है। तो चलो देख लेते हैं, डिफिनिट पर भी कुछ कुछ सवाल देखते हैं। अब फिर फिजिक्स में किस टाइप का सिचुएशन रहेगा वो हम लोग देखेंगे और उस पर भी बात करेंगे। तो देखो पहले एक सिंपल सा लिए हैं सवाल, इवैल्यूएट 0 से लेके 2 तक x² इंटू dx, ये मेरा सवाल है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले जब भी डिफिनिट का सवाल आए इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं है। जैसे इंडिफिनिट को इंटीग्रेट करते हो वैसे ही इसको करोगे, ठीक है। लास्ट में जो एक्सप्रेशन या जो आंसर आएगा उसमें ये लिमिट को तुम पुट कर दोगे या ये डोमेन को तुम पुट करोगे तो एक नंबर तुमको मिल जाएगा, दैट विल बी द आंसर। बात समझ गए, ये है। तो देखो कैसे करेंगे, x² dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो x का पावर n इंटू dx, ये वाला फॉर्मूला हम लोग के पास में है, जिसका हो जाता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n नॉट इक्वल टू -1, ये है। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब 1/3 को बाहर ले लेंगे, x का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 माइनस, अब x की जगह पर 0 रख देंगे, पहले ऊपर वाला को रख रहे हैं, x की जगह पर 2 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3, ये हो जाएगा 8/3, ये हो गया। इसी टाइप से हम लोग और देख लेते हैं, इंटीग्रेट 0 से लेकर के पाई तक cos x इंटू dx π/2, ठीक है। ये 0 से लेके π/2 cos x इंटू dx। तो cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x हो जाएगा। डिफिनिट में c कैंसिल हो जाता है, इसीलिए c यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 0 और π/2। तो पहले ऊपर वाला वैल्यू लिखो, sin π/2 माइनस sin 0, तो sin π/2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस sin 0 का वैल्यू 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये हो गया। कुछ और सवाल को देखो, इंटीग्रेट -1 से लेके +1, ये है x का पावर 3 प्लस 2 इंटू dx, ये है। इसको करें तो देखो अब इसको भी अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, या सीख गए तो एक साथ कर दो। क्या हो जाएगा, इसका एक पावर बढ़ा दो, x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, इसको x का 2 इंटू एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, इस टाइप से भी सोच सकते हो। या फिर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं, ठीक है, या कांस्टेंट किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, x को आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेट करें तो x आएगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे -1 पुट कर दिए +1। सबसे पहले आप इस स्टेप वाला में सबसे आसान तरीका और गलती ना हो, पूरे एक्सप्रेशन में 1 को लिखो। तो सबसे पहले हम 1 को पुट करें, 1 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस, फिर पूरे में -1 को पुट करेंगे, -1 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू -1, ये हो गया। तो ये हो गया 1/4
प्लस टू ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, माइनस देखो 1 का पावर 4 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो देखो ये +1/4 -1/4 कैंसिल, 2 + 2 = 4। इस टाइप से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल देखेंगे। तो देखो हम कुछ सवाल लाए हैं। पहला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट between x = 0 to x = 6। एक हम लोग को दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ये है ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है y = x², ये हो गया 0 और ये हो गया 6। यही है शेडेड पोर्शन, इसका शेडेड पोर्शन ये हो गया, इसको शेड किए हुआ है। ये इसी का हम लोग को एरिया निकालना है। यही है इंटीग्रेशन का खास है, जो तुमको हम डिफिनेशन में बताए थे कि अगर ये ट्रायंगल आता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते आ जाता, लेकिन ये ट्रायंगल तो है नहीं, ये कर्व है, कर्व, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हमको एरिया निकालने बोल रहा है। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे ऐसे, ये एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट जब हम लोग बोलते हैं तो एलिमेंट को ऐसे इमेजिन करो कि जितना छोटा तुम इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा इसको इमेजिन करोगे, ठीक है। यही इसका कंसेप्ट है, एलिमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल। तो देखो जब तुम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल करोगे तो ये तुमको कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर इसका विड्थ सोचो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा, इसका विड्थ है dx, और ये हो गया इसका हाइट y। तो जब बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इसको तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जब बहुत छोटा इनफाइनाइटसिमली तुम अगर इसको स्मॉल समझोगे ना तो ये एक रेक्टेंगल तुमको दिखेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है। अगर तुम लोग में से किसी को रोड पे खड़ा कर दें, आप बोले कि दिखाओ पृथ्वी कहाँ गोल है, तो किसी को नहीं गोल दिखाई देगा, फ्लैट दिखेगा। क्यों दिखेगा, तो पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग 0.001% भी नहीं देख पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या लग रहा है, पृथ्वी फ्लैट लग रहा है। तो वैसे ही इमेजिन करो कि ये जब बहुत छोटा सा एलिमेंट हम लिए तो क्या ये कर्व हमको यहाँ दिखाई देगा, नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या बना ये, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ dx इंटू वाई, ये कर देंगे। ये इसका हाइट है y, क्यों, क्योंकि देखो ये कर्व को छू रहा है और ये कर्व का वैल्यू क्या है y, तो इसीलिए y लिखे हुए हैं। तो देखो dA पहले निकाल लेते हैं, dA = y इंटू dx हो गया। y का वैल्यू क्या है, x², तो लिखेंगे x² इंटू dx, ये dA हो गया। तो A = क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA = इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx। तब एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से लेके 6 तक। तो 0 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो अब इसमें लिमिट पुट कर दो, 0 से लेकर के
6 तक हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो तो a इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 0 से लेकर के 6 तक, ये तो 1/3 6 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3, तो ये हो गया 1/3 6 इंटू 6 इंटू 6 3 2 जा 6 6 6 जा 36 इंटू 2 72, ये आ गया आंसर 72। एरिया बोल रहा है तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया 72 यूनिट स्क्वायर। ये इस टाइप से कैसे किए, एक एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट का विड्थ dx ले लिए, हाइट y ले लिए और इसको हम लोग एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट किए और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लिख दिए हैं, अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। ठीक है, ये इस स्टेप से हम लोग करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लो, मिटाते हैं। तो देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इवैल्यूएट 0 से लेके t तक a साइन ओमेगा t इंटू डी टी, ये क्वेश्चन है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए दिया है, तो क्या करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, a कांस्टेंट, तो a बाहर, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t इंटू डी टी, तो ये हो गया a साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो कॉस लिख दिए, अब माइनस साइन दे देंगे ओमेगा टी। अब देखो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि इसका जो कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा रहेगा तो जस्ट सिंपली इसको भागा दे दो, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से लेके टी, तो क्या हो जाएगा ये a बाय ओमेगा माइनस कॉस, पहले ऊपर वाला वैल्यू को पुट करो तो ओमेगा टी, टी के जगह पर टी ही आ जाएगा, अब माइनस, अब 0 को पुट करो तो माइनस कॉस 0 ओमेगा इंटू 0, ओमेगा इंटू 0 0, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस कॉस 0 तो 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी a बाय ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, ये हम लोग का आंसर आ गया। चलो ठीक है, इसके बाद का हम लोग सवाल देखते हैं, नोट कर लो। ठीक है, मिटाएं इसको, चलो मिटा देते हैं अब, या चाहो तो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, ये हो गया। दिया हुआ है क्वेश्चन में, द चार्ज फ्लोन थ्रू ए सर्किट, द चार्ज फ्लोन थ्रू ए सर्किट, फ्लोन थ्रू ए सर्किट in the time interval between t and t plus dt is given by dq equal to e का पावर माइनस t बाई tau into dt, where tau is a constant,
where tau is a constant, जहां पर tau जो है सो एक कांस्टेंट है। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन total charge flown through circuit between t equal to 0 to t equal to tau। ये हम लोग का सवाल है, एक बार पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन देते हैं। क्या दिया हुआ है? The charge flown through a circuit in the time interval between t and t plus dt is given by dq equal to e का पावर, तो यहाँ लिख लेते हैं dq equal to e का पावर minus t by tau into dt, where tau is a constant। Find the total charge flown through the circuit। फाइंड कीजिए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मान लो Q है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बिटवीन T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू टाउ। इस ड्यूरेशन में टोटल चार्ज हम लोग को निकालना है। तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे? तो टोटल चार्ज मतलब DQ का एडिशन ही करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DQ, ठीक है। तो dq के जगह पर इसको अब लिखो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी, 0 से लेकर के टाउ तक, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखो एकदम ध्यान से देखोगे, ठीक है। e का पावर x dx इक्वल टू होता है e का पावर x। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार गलती ना हो उसको देखो कैसे लिखो, लिखने ही में कंसेप्ट है। थोड़ा सा इसको लिखो सही तरीका से, t लिख दो आ इंटू माइनस 1 बाई टाउ लिख दो आ इंटू डी टी लिख दो, ऐसे लिखो ऐसे। तो तुमको क्या बताए हैं कि इसका जब भी तुम यूज करो तो यहाँ पर जो भी फार्मूला है डायरेक्ट देखो, और जो फार्मूला में चेंज है उससे सिंपली डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर e का पावर x है, तब हुआ है e का पावर x, तो अगर यहाँ भी e का पावर t रहता तो इसको लिख देते सिंपली e का पावर t, लेकिन यहाँ नहीं, t के साथ मल्टीप्लाइड है माइनस 1 बाई टाउ। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 1 बाई टाउ, ये माइनस 1 बाई टाउ, इसको ऐसे डिवाइड। नहीं तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड या जैसे बनाए थे लॉन्ग तरीका से वैसे बनाओ, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू को रख दो 0 से लेकर के टाउ तक। तो ऐसा करो, टाउ को और माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो इक्वल टू माइनस टाउ बाहर कर दिए। पहले टाउ को बैठाओ, तो टी के जगह पर टाउ बैठाओगे तो ई का पावर टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ और माइनस ई का पावर यहाँ पर 0 बैठाओ, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 माइनस टाउ, ई का पावर टाउ टाउ कैंसिल, ई का पावर माइनस 1, ये माइनस जाके मल्टीप्लाइड हो गया अंदर, तो लिख सकते हैं टाउ इंटू, ये हो गया माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ई का पावर माइनस 1। तो ये हम लोग का यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से कुछ सवाल को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है।